अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 155 और उसके ऊपर विचार चल रहा है पुष्पिका नंबर 50 के अंतर्गत नामधेय विभाग का विचार हो रहा है। तो नामधेय क्या होता है, कल बताया था। नामधेय मतलब नाम, ठीक है, और उसकी अर्थवत्ता, प्रयोजनवत्ता अर्थात सार्थकता किसमें है, तो बताया था विधेय अर्थ परिच्छेदकतया, ठीक है ना। विधेय जो धातु का अर्थ यागादि क्रिया, उस यागादि क्रिया रूप जो अर्थ है उसका परिच्छेद करता है। नाम परिच्छेद करता है मतलब क्या, अन्यों से, इतरों से अलग करके दिखाता है, यही उसका परिच्छेद है। और ये करना ही उसकी क्या है जी, उसमें उसकी सार्थकता है, प्रयोजनवत्ता है, ये बात कहा था। नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम् तथा ही उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था जी, उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र, इस स्थल पर उद्भिद शब्द जो है वो याग नामधेयम, याग का क्या है जी, नाम है, उद्भिद नाम का याग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तेन मतलब उद्भिद शब्देन विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते, विधेय अर्थ जो याग है उसका परिच्छेद किया जाता है। तो कैसे, कल लिख के दिया था, है कि नहीं, सजाति और विजातियों से परिच्छेद अलग करके दिखाता है उद्भिद यह शब्द उस याग को, है कि नहीं। तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य उद्भिद यह याग का क्या है, नाम है। अब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में, देखिए। तथा ही मिला, अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते, ठीक है जी, देखिए। अनेन वाक्येन यागो विधीयते, मिला, मुख्य अर्थ इतना ही है। इस वाक्य के द्वारा, अनेन वाक्य न, कौन वाक्य, उद्भिदा यजेत पशु काम, यह वाक्य है। और इस वाक्य के द्वारा क्या जी, याग विधीयते, याग का विधान किया जा रहा है। तो बोलेंगे भाई याग का विधान किस उद्देश्य से, अर्थात उस याग का उद्देश्य क्या है, साध्य क्या है, फल क्या है। तो याग शब्द के पूर्व में शब्द आया है फल, फलोद्देशेन। तो वाक्य क्या बना फिर, अनेन वाक्येन फलोद्देशेन यागो विधीयते। उद्भिद, अनेन वाक्येन मतलब उद्भिदा यजेत पशु काम, इस वाक्य के द्वारा फल के उद्देश्य से याग विधीयते, याग का विधान किया जा रहा है। कौन फल, फलोद्देश्य मतलब कहा है ना यहाँ पर, फल कौन सा, पशु रूप फल। तो फल शब्द में लिखेंगे क्या, पशु रूप फल, उसके उद्देश्य से याग का विधान किया जा रहा है। हो गया ना। अब कोई बोलेगा भाई इसमें फल का उद्देश्य है कि नहीं, फल का नाम लिया है कि नहीं, फल बता रहा है ना ये वाक्य। तो यदि फल का यदि इसमें उल्लेख है तो इसको फिर अधिकार विधि मानना चाहिए, है कि नहीं। क्या मानना चाहिए जी, क्योंकि फल का उल्लेख है, फल का संबंध बताने वाली विधि को अधिकार विधि कहते हैं। फिर याग का विधायक वाक्य है, ऐसा क्यों कह रहे हो।
तो उसका उत्तर देते यदि उस फल के लिए जो याग आदि बताए हैं वो यदि अन्य वाक्य से प्रमाण रहते हैं तब तो इसको केवल अधिकार विधि भी मान सकते थे, है कि नहीं? किंतु ऐसा है नहीं है, अर्थात अन्य प्रमाणों के द्वारा याग की प्राप्ति नहीं है। इसलिए लिखा एक शब्द यहां पर अप्राप्तत्वात्, इसी वाक्य में शब्द आया है क्या जी? अप्राप्तत्वात्। अप्राप्तत्वात् मतलब पशुरूप फल के लिए अन्य प्रमाण के द्वारा किसी अन्य याग की प्राप्ति नहीं है। इस वाक्य में तो पशुरूप फल का विधान है, किंतु उस पशुरूप फल के लिए अन्य वाक्यों में बताया नहीं है कि याग करो तो पशुरूप फल मिलेगा, अप्राप्त है। इसलिए इसी वाक्य के द्वारा याग की भी माननी पड़ती है क्या? प्राप्ति, याग की प्राप्ति। ठीक है ना जी? तो देखिए वही लिखा अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फल उद्देश्येन यागः विधीयते। तो अप्राप्तत्वात् बीच में आया ना पद, उस पर लिखते एक वाक्य यागः यागः अन्य प्रमाणेन अप्राप्तः यागः अन्य प्रमाणेन अप्राप्तः अर्धविराम अतः अतः अनेन वाक्येन यागः विधीयते। अतः अनेन वाक्येन यागः विधीयते पूर्णविराम। अप्राप्त प्रापकत्व स्थले अप्राप्त प्रापकत्व स्थले यागः एव विधेयः भवति। यागः एव विधेयः भवति पूर्णविराम। अतः अनेन वाक्येन अतः अनेन वाक्येन यागः विधीयते। यागः विधीयते हो गया। चलिए भाई देखिए क्या लिखा। याग अन्य प्रमाणेन अप्राप्त, अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है। कौन? याग। अतः इसलिए अनेन वाक्येन याग विधीयते, इस वाक्य के द्वारा याग का विधान किया जा रहा है। अप्राप्त प्रापकत्व स्थले मतलब अन्य प्रमाणों से प्राप्त नहीं है और उसको प्राप्ति तो कराना है, ऐसे स्थल पर याग एव विधेय भवति। विधेय कौन होता है? याग ही होता है। इसलिए अतः अनेन वाक्येन यागः, याग का विधान किया जा रहा है। ठीक है ना? कौन वाक्य है वो? उद्भिदा यजेत पशु काम, है कि नहीं? तो पशु की जिसको काम है वो याग करे। तो बोलेंगे फिर पशु यजेत पशु काम, इतना ही कहना चाहिए। उद्भिदा ये क्या है? याग का विधान हो रहा है, बात ठीक, किंतु यजेत इस पद में जो यज धातु है और आख्यात लिंग आदि है उससे हो जाएगा विधान किसका? याग का। तो उद्भिदा ये क्या चीज है? ये क्यों दिया? याग का विधान है मान्य करते, उद्भिदा क्या है? समझ में आ रहा है प्रश्न? देखिए पंक्ति तथा ही अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन याग विधीयते। होगा इतना? आगे चलिए। याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष एवं विधीयते। अब देखिए याग का विधान तो हो रहा है किंतु सामान्य याग का विधान नहीं है, विशेष याग का विधान है। ठीक है ना? यदि उद्भिदा पद नहीं रहेगा तो यजेत तो पशु काम सामान्य याग का विधान हो जाएगा, किंतु सामान्य याग का विधान करेंगे तो विधि में विधित्व नहीं रहेगा। बोलेंगे कैसे? तो विधि में विधित्व तब होता है, विधि क्या करती है? दूसरे को प्रवृत्त कराती है, प्रवर्तना है, वो प्रेरित करती है। अब सामान्य याग में तो कोई प्रवृत्त होता ही होगा नहीं, इसलिए उसका विधित्व खंडित हो जाएगा।
इसलिए विशेष याग का क्या करना है, विधान करना है। ठीक है ना। क्या वाक्य देखिए, याग सामान्यस्य अविधेयत्वात्, याग विशेष एव विधीयते। याग सामान्य का सामान्य क्या नहीं है, अविधेय, विधान नहीं है, यहाँ पर विशेष याग का विधान है। तो याग सामान्यस्य अविधेयत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखिए। यावत् विशेषः नावगम्यते, यावत् विशेषः नावगम्यते तावत् पुरुषस्य प्रवृत्तिः नोदीयात्, पुरुषस्य प्रवृत्तिः नोदीयात्, पूर्णविराम। अतः प्रवर्तकत्वं विधेः स्वविषयीभूत धात्वर्थगत विशेष रूपेण साधनीयम्, विशेष रूपेण साधनीयम्, पूर्णविराम। अन्यथा विधेः प्रवर्तकत्वम् एव भज्येत इति आह याग सामान्यस्य इति। याग सामान्यस्य इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, यावत विशेष नावगम्यते, जब तक विशेष का बोध नहीं होता है, तब तक पुरुषस्य प्रवृत्ति नोदीयात्, पुरुष की क्या नहीं होती है, प्रवृत्ति। सामान्य रूप से कहेंगे ना तो प्रवृत्ति नहीं होती है। याग करना चाहिए, पशुओं की कामना वाले ने याग करना चाहिए, तो प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि याग तो बहुत सारे हैं, तो प्रवृत्ति नहीं होगी। विशेष उल्लेख करेंगे कि यही याग करेंगे तो पशु की प्राप्ति होगी, तब तो आदमी उसमें क्या होता है, प्रवृत्त होता है। व्यवहार में भी ऐसे ही है ना। सामान्य रूप से विधान जब रहता है ना, आज हम लोगों को वो काम करना है, दोपहर में सब मिलकर जाएंगे और करेंगे, बस इतना ही कह दिया, फिर कोई आएगा कोई नहीं आएगा, सबकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और नाम लेकर कह दिया, तो ऐसा नाम लेकर 5 जना का कह दिया, जान करना पड़ेगा, तो विशेष बताया कि नहीं, विशेष विधान हुआ कि नहीं, तब आकर जाकर आदमी क्या करता है, उस काम को करता है, लगा कि नहीं। तो देखिए भाई, तो वही लिखा है, यावत विशेषण अवगम्यते तावत, तब तक पुरुषस्य प्रवृत्ति नोदीयात्, पुरुष की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। अतः प्रवर्तकत्वं विधेः स्वविषयीभूत धात्वर्थगत विशेष रूपेण साधनीयम्। विधेः प्रवर्तकत्वं साधनीयम्, विधि का प्रवर्तकत्व सिद्ध होता है, होगा, सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे? स्वविषयीभूत, स्व विधि, विधि का विषयभूत, धातु का अर्थ जो याग है कि नहीं, स्वविषयभूत धात्वर्थ, धात्वर्थ से क्या आएगा, याग। तो विधि का विषयभूत जो धातु का अर्थ याग, गत, याग निष्ठ, याग गत विशेष रूपेण, यागगत कोई विशेषता रहेगी, तब क्या होगा, विधि का, विधेः प्रवर्तकत्वं साधनीय, विधि का प्रवर्तकत्व सिद्ध होगा। मतलब क्या तात्पर्य, विशेष याग का विधान रहेगा तभी क्या विधि में प्रवर्तकत्व सिद्ध होगा।
नहीं तो अन्यथा विधेहे प्रवर्तकत्वम एव वज्जेत, विधि का प्रवर्तकत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर विधान करना है तो कैसा विधान करना है जी? विशेष रूप से, सामान्य रूप से नहीं। वही लिखा है मूल में, देखिए यागो विधीयते के बाद याग का तो विधान हो रहा है, किंतु वो याग कैसा विधान करेंगे? तो याग सामान्यस्य अविधेयत्वात्, है कि नहीं? याग सामान्य का विधान नहीं है, अविधेयत्वात् याग विशेष ये विधेयति, विशेष याग का विधान किया जा रहा है। तत्र आगे की पंक्ति, तत्र कह असौ याग विशेष इति अपेक्षायाम, ठीक है बोले विशेष याग का विधान कर रहे, कोई बात नहीं। कौन है यह विशेष याग कि जिसका विधान कर रहे हो? तो बता रहे तत्र कह असौ याग विशेष इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पर उद्भिद शब्दात उद्भिद रूप याग इति न्यायते। उद्भिद शब्द आया है कि नहीं वाक्य में? इस उद्भिद शब्द से उद्भिद रूप, उद्भिद रूप मतलब उद्भिद नाम का, याग इति न्यायते, अर्थात उद्भिद ये क्या हो जाएगा? याग का नाम हो, है कि नहीं? तो देखिए इति अपेक्षायाम उद्भिद शब्दात, उद्भिद शब्द से उद्भिद रूप याग, उद्भिद रूप याग। उद्भिद रूप याग मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, उद्भिद रूप, इसके ऊपर उद्भिद इति रूपम, उद्भिद इति रूपम नाम, नाम यस्य, नाम यस्य सह उद्भिद रूपः, सह उद्भिद रूपः, पूर्ण विराम। उद्भिन्न नामकः यागः इत्यर्थः, उद्भिद नामकः यागः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। उद्भिद इति नाम, उद्भिद इति नाम अर्धविराम, यागश्च नामी, यागश्च नामी। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ, उद्भिद इति रूपम नाम यस्य, उद्भिद इति यह है रूप अर्थात नाम जिसका, सह उद्भिद रूप अर्थात उद्भिद नाम वाला, तो वही लिखा उद्भिन्न नामक याग इत्यर्थ, उद्भिद नाम का याग। तो उसमें एक संज्ञा एक संज्ञा है, तो संज्ञा कौन है जी? उद्भिद, ये नाम है, संज्ञा है। तो उद्भिद इति नाम, नाम मतलब संज्ञा, और उस संज्ञा का संज्ञी अर्थात नामी कौन है? याग। तो याग क्या हुआ? नामी, संज्ञी, यागश्च नामी। हो गया भाई इतना? चलिए मूल में, तत्र को असौ याग विशेष इति अपेक्षायाम उद्भिद शब्दात उद्भिद रूप याग इति, उद्भिद नाम का याग। तब क्या होगा? उद्भिदा यागेन पशुम भावये, ये वाक्य बोध हो जाएगा। फिर मूल वाक्य क्या है? उद्भिदा यजेत, उसका वाक्य बोध क्या होगा? उद्भिदा यागेन पशुम भावये। यहाँ पर उद्भिदा तृतीय विभक्ति है, एक वचन, यागेन तृतीय विभक्ति है, क्या? एक वचन। और दोनों का अर्थ एक ही है, जो याग है ना वही उद्भिद है, उद्भिद है वही याग है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। उद्भिद नाम के याग से पशुम भावयेत, पशु को सिद्ध करें। भावयेत इति, भावयेत इत्यत्र सामानाधिकरण्येन, यहाँ पर दो पदों का सामानाधिकरण्य होने के कारण नामधेयान्वयात्, नामधेय है यह, संगति लग जाती है। नामधेयान्वयात्, नामधेयान्वयात् का मतलब है उद्भिद इति यागस्य नाम, उद्भिद इति यागस्य नाम इत्यर्थः। उद्भिद यह क्या है जी? याग का नाम है। बोलिए कैसे? लिखा है बीच में,
इत्यत्र सामानाधिकरण्येन, मिला कि नहीं? सामानाधिकरण्येन इस शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देते हैं अभेदान्वयेन। अभेदान्वयेन, अभेद का अन्वय हो रहा है यहां, इसीलिए। कैसे? सामानाधिकरण्य क्या चीज है, कैसा है, थोड़ा लिखते हैं। लिखिए सामानाधिकरण्य शब्द के ऊपर। नंबर 1, समानम अधिकरणम येषाम, समानम अधिकरणम येषाम तेषां भावः, तेषां भावः सामानाधिकरण्यम। सामानाधिकरण्यम, पूर्ण विराम। आगे पदयोः एकार्थाभिधायित्वम्, पदयोः एकार्थाभिधायित्वम्, एकार्थाभिधायित्वम् समान विभक्तिकत्वं वा, समान विभक्तिकत्वं वा सामानाधिकरण्यम्। सामानाधिकरण्यम, पूर्ण विराम। यथा नीलो घटः, यथा नीलो घट इत्यादो, इत्यादो नीलपद घटपदयोः, नीलपद घटपदयोः सामानाधिकरण्यम अस्ति, सामानाधिकरण्यम अस्ति, पूर्ण विराम। अत्रापि, अत्रापि उद्भिद्धात्वर्थयोः, उद्भिद्धात्वर्थयोः एकार्थवाचित्वेन, एकार्थवाचित्वेन सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम तेन, तेन च उद्भित्पदस्य, उद्भित्पदस्य नामधेयत्वम् इति भावः। उद्भित्पदस्य नामधेयत्वम् इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई एक बात का। सामान अधिकरण शब्द बहुत बार बार आता है शास्त्रों में। सामान अधिकरण होता क्या है तो लिख दिया, समानम अधिकरणम येषाम। समान, समान मतलब एकम, समानम एकम अधिकरणम येषाम। समान मतलब एक है, अधिकरण जिनका, उनका भाव होता है। क्या उनका परस्पर में संबंध कह सकते क्या? समानाधिकरण्य। उदाहरण से समझना हो तो जैसे एक ही चटाई पर दो वस्तु रखी हुई है, घट और, है कि नहीं, कोई एक वस्तु लिए पुस्तक, घट और पुस्तक का रखा है चटाई के ऊपर, है कि नहीं। तो समानम एकम अधिकरणम येषाम, यहाँ पर एक ही अधिकरण है, किन किन का? घट का और पुस्तक का। दोनों का अधिकरण क्या है? एक है, कौन? चटाई। इसलिए घट और पुस्तक इन दोनों का क्या संबंध हुआ? समानाधिकरण्य संबंध हुआ। उसका भाव समानाधिकरण्य। व्याख्या समझ में आई ना? समानम मतलब एकम,
एक ही है अधिकरण जिनका, उनको कहते हैं तेषाम भाव सामानाधिकरण। किंतु बोलेंगे भाई यहाँ पर बताया शब्द आया है ना मूल में सामानाधिकरण्य, पर यहाँ कौन अधिकरण है? तो यहाँ तो पदों का सामानाधिकरण्य है, वस्तु का सामानाधिकरण्य की परिभाषा बता दी अभी आपको। समानम अधिकरणम येषाम तेषाम भाव सामानाधिकरण्य, ये वस्तु के बारे में हुआ। किंतु पदों का सामानाधिकरण्य वो कैसा होता है? किन दो पदों को कहेंगे कि इन दोनों का सामानाधिकरण्य है करके? तो लिख दिया आगे, पदयोः एकार्थाभिधायित्वम् सामानाधिकरण्यम्। क्यों? समान विभक्तिकत्वम् सामानाधिकरण्यम्। इन दो पदों का सामानाधिकरण्य है, कब बोला जाएगा? तो यदि दोनों पदों का अर्थ एक ही रहता है तब। पहली व्याख्या, पदयोः एकार्थाभिधायित्व लिखा है कि नहीं? पदयोः दो पद, एकार्थाभिधायित्व मतलब एक ही अर्थ के अर्थ को बताने वाले दो पद रहते हैं, तो उन दो पदों को क्या कहेंगे? दो पदों का भाव सामानाधिकरण है कि नहीं? एक परिभाषा हुई। क्यों? समान विभक्तिकत्व, दो पद है और दोनों की विभक्ति समान है, मतलब एक ही है, और उस विभक्ति में भी ये कई वचन है, मतलब एक वचन दोनों का एक वचन किंवा दोनों का द्विवचन किंवा दोनों का बहुवचन, किंतु समान। ऐसा नहीं एक का एक वचन और एक का बहुवचन, ये नहीं, दोनों का वचन भी समान है और विभक्ति भी समान है। प्रथमा तो प्रथमा, द्वितीय तो द्वितीय, दोनों की भी, दो पदों की, चाहे तृतीय तो जो भी हो, विभक्ति भी समान है और वचन भी समान। ऐसे जो दो पद उनका भी भाव होता है क्या जी? सामानाधिकरण्य। लगा पंक्ति? देखिए, पदयोः एकार्थाभिधायित्वं समान विभक्तिकत्वं वा सामानाधिकरण्यम। उदाहरण दिया उसके लिए, यथा नीलो घट, व्यवहार में प्रयोग होता है क्या जी? नीलो नीला घट। तो यहाँ नीला नील और घट ये दो पद है कि नहीं? तो नील पद का अर्थ क्या है? यहाँ पर घट ही अर्थ है, घट को देखकर नहीं बोला जा रहा कि नीला, समझ में आया कि नहीं? और घट पद का भी अर्थ क्या है जी? घट ही। तो दोनों भी पद, कौन दोनों पद यहाँ पर? नील पद, घट पद, दोनों भी एक ही अर्थों को बता रहे। कौन से अर्थों को बता रहे हैं? कंबुग्रीवादिमान अर्थों को बता रहे, घट अर्थों को बता रहे। इसलिए इन दोनों का, नील और घट, इन दोनों पदों का क्या है? सामानाधिकरण्य है। दूसरी परिभाषा में भी बैठ जाता है। दूसरी परिभाषा क्या जी? समान विभक्तिकत्वम। तो नील प्रथमा विभक्ति एक वचन, घट प्रथमा विभक्ति एक वचन, समान विभक्तिकत्व झालं की हुआ कि नहीं? इसलिए दो पदों का क्या है यहाँ पर? सामानाधिकरण्य है। हुआ कि नहीं? हाँ, नीलो घट इत्यादो, नील पद घट पदयोः सामानाधिकरण्य। हुआ कि नहीं? ये तो दृष्टांत हुआ, परिभाषा हुई सामानाधिकरण्य की और दृष्टांत हुआ। अब वर्तमान काल में किसका किसके साथ सामानाधिकरण्य है वो बता रहे हैं। वाक्य क्या है जी? उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत। क्या वाक्य है? उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, है कि नहीं? तो उद्भिदा कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यागेन कौन सी विभक्ति है? समान विभक्तिगत। हुआ कि नहीं? सामानाधिकरण्य। क्यों? दोनों पदों का अर्थ एक ही है, याग का अर्थ याग और उद्भिद पद भी किसको कह रहे हैं? याग को। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, इसीलिए यहाँ पर उद्भिद और याग इन दोनों पदों का क्या है? सामानाधिकरण। हुआ कि नहीं? तो वही लिखा अंतिम में, टिप्पणी में अंतिम की पंक्ति, अत्रापि उद्भिद धात्वर्थयो। उद्भिद शब्द और धातु का अर्थ कौन? यस धातु का अर्थ कौन? याग। तो उद्भिद धात्वर्थयो हो एकार्थवाचित्वेन, इन दोनों का वाचक क्या है? अन्य दोनों पदों का वाच्य एक ही है, एक ही वाच्य के दो पद है वाचक, है कि नहीं? कौन कौन? उद्भिद और याग। उद्भिद धात्वर्थयो हो एकार्थवाचित्वेन सामानाधिकरण्यम। इसलिए उद्भिद और यागेन, इनमें क्या है? सामानाधिकरण्य। तेन, ऐसा सामानाधिकरण्य होने के कारण उद्भिद पदस्य नामधेयत्व। उद्भिद पद क्या हुआ? याग का नाम हुआ। वह जी मूल में चलिए, उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत इत्यत्र। मिला पंक्ति? पंक्ति देखते जाइए, जब पंक्ति देखना है तो पंक्ति देखना है।
उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत, मिला पुस्तक में अंतिम पंक्ति। इत्यत्र सामानाधिकरण्येन, उद्भिद और याग इन दोनों का सामानाधिकरण्य होने के कारण नामधेयान्वयात्, अर्थात उद्भिद हे याग का क्या है? नाम है। उद्भिद यह याग का नाम है, ये बात सिद्ध हुई। हो गया जी, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे पेज नंबर 157 के ऊपर, पुष्पिका नंबर 51। शीर्षक है नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम्। नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम्। नामधेयं च निमित्त चतुष्टयात्। नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात्। मत्वर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तत् व्यपदेशाच्च इति। मत्वर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तत् व्यपदेशाच्च इति। तत्र उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वं मत्वर्थ लक्षणाभयात्। तत्र उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वं मत्वर्थ लक्षणाभयात्। तथा ही न तावत् अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानं तम प्रति च गुण विधानं युज्यते वाक्य भेदापत्तेः। उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानं वाच्यम्। उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानं वाच्यम्। उद्भिद्वता यागेन पशुं भावयेत् इति विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षणा इति उक्तम् एव। उद्भिद्वता यागेन पशुं भावयेत् इति विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षणा इति उक्तम् एव। ठीक है, चलिए भाई। नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम्। नामधेय मतलब नाम, ये अमुक का नाम है, ऐसा जो याग मीमांसा शास्त्र में विचार हो रहा है, उस याग आदि का ये नाम है, ऐसा नाम बताने के लिए 4 निमित्त है। कितने निमित्त होते हैं जी? 4। उद्भिद याग का नाम है, क्यों? 4 निमित्त है। 4 निमित्त के कारण क्या होता है? याग मतलब वो नामधेय, ये नाम है, ये निर्णय होता है। नाम है या ये इसका, या अमुक का नाम है, ऐसा निर्णय क्यों होता है? उसके लिए निमित्त कितने हैं? 4। वो कौन है तो बता रहे, नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात्। निमित्त चतुष्टयात् 4 निमित्त से नामधेयत्व का निर्णय होता है। वो 4 निमित्त कौन है भाई? तो लिख रहे, देखिए, मत्वर्थ लक्षणा भयात्, ये पहला निमित्त है। मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगी, यदि नाम नहीं मानेंगे तो, ये उसका अर्थ हुआ है कि नहीं? उद्भिद समझ लीजिए याग का नाम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मतवर्थ लक्षणा, और लक्षणा करना दोष है। यदि लक्षणा के बिना भी काम चल रहा है तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई गति न हो, पर्याय न हो, तब तो लक्षणा की जाती है। तो यहाँ पर उद्भिद यदि याग का नाम है, ऐसा नहीं समझेंगे तो मतवर्थ लक्षणा करना पड़ेगी। उसके डर से वो न करना पड़े, इसलिए उद्भिद यह याग का क्या है? नाम है। ठीक है, तो मत्वर्थ लक्षणा भयात्। और क्या है जी? वाक्य भेद भयात्। तो कभी कभी ऐसा जगह प्रसंग आता है कि ये इसका नाम है, यदि नहीं रखेंगे, वो उसका नाम नहीं समझेंगे, तो क्या हो जाता है फिर? वाक्य का भेद। दूसरा निमित्त हुआ वाक्य भेद भयात्। वाक्य भेद ये भी निमित्त हुआ। और तीसरा है तत्प्रख्य शास्त्रात्। कौन सा शास्त्र? तत्प्रख्य शास्त्र। ये भी एक निमित्त है नाम का निर्णय करने के लिए। और
एक और है क्या, तत्व्यपदेशात। तत्व्यपदेशात क्या शब्द है, तत्व्यपदेशात। कितने निमित्त हुए, चार। इन चार निमित्त के कारण क्या होता है, नाम का निर्णय होता है। ये नामधेय है, नामधेय नाम रखने में ये चार क्या है जी, निमित्त है। हुआ ना। अभी कैसा कैसा क्या क्या है तो एक एक का विचार कर रहे हैं। तो उसमें से पहला क्या दिया था, मत्वर्थ लक्षणा भया, ठीक है ना। अब आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। तत्र उद्भिदा, ये जब मिला, इस पंक्ति के ऊपर इसके इस पैराग्राफ के लिए शीर्षक दीजिए। कहा जाना है, समझ में आया, कहा पर तत्र उद्भिदा ये जब पशुकाम इत्यादि जो आगे की पंक्ति आई ना, वो जो आगे का पैराग्राफ है उसके ऊपर इसका शीर्षक मत्वर्थ लक्षणा भयात नाम ध्येयत्वम। मत्वर्थ लक्षणा भयात नाम ध्येयत्वम। हो गया जी। देखिए भाई, मत्वर्थ लक्षणा के डर से नामधेयत्व, चार में से पहला मुद्दा है कि नहीं, वो उसका विचार आप कर रहे हैं। उसका विचार होने के बाद फिर बताएंगे वाक्य भेद भया, फिर बताएंगे तत्प्रख्य शास्त्र, फिर बताएंगे तद्व्यपदेश शास्त्र। इसलिए तत्प्रख्य शास्त्र क्या है, तद्व्यपदेश क्या है, इन सभी बातों की चर्चा वहां पर करेंगे। अब पहला प्रसंग आया है किसका, मत्वर्थ लक्षणा भया, ठीक है ना। मत्वर्थ लक्षणा मतलब क्या, एक वाक्य में लिखिए, मतोहो अर्थः मतोहो अर्थः यस्याः मतोहो अर्थ यस्याः अर्धविराम ईदृशी च असौ लक्षणा। ईदृशी च असौ लक्षणा च मत्वर्थ लक्षणा, मत्वर्थ लक्षणा। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, मत्वर्थ लक्षणा मतलब क्या, मतो हो अर्थ यस्या, मत मतलब मतो मतलब मतु, मान वान है कि नहीं, मतो मतु प्रत्यय, उसका अर्थ है जिसका। ईदृशी इस प्रकार की जो लक्षणा उसको क्या बोलते जी, मत्वर्थ लक्षणा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, उद्भिदा यजेत पशु काम, यहां पर मत्वर्थ लक्षण है नहीं है, किंतु यदि मत्वर्थ लक्षण करेंगे तो वाक्य का अर्थ हो जाए, अर्थ हो जाएगा क्या, उद्भिदवता यागेन पशुम भावये, ऐसा क्या हो जाएगा, मत्वर्थ लक्षणा हो जाएगी, है कि नहीं। यदि है नहीं ऐसा, उदाहरण बताया, उद्भिदा यजेत पशु काम, यहाँ पर यदि मत्वर्थ मतुवर्थ में लक्षणा करते हैं तो उद्भिदवता यागेन पशु, जैसे पीछे गया था ना, सोमेन यजेत, तो सोमवता यागेन यजेत इष्टम भावयेत, सोमवता यागेन इष्टम, सोमवता, तो वहां पर भी मतुवर्थ में क्या हुई थी, लक्षणा उस प्रकार की। तो देखिए, तो उद्भिदा यजेत पशु काम यह वाक्य है, या इस वाक्य में उद्भिद यह याग का नाम है, इस बात को बताया पहले पैराग्राफ में। अब उद्भिद इसको याग का नाम नहीं समझेंगे तो यहां पर मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगी, जबकि लक्षणा दोष है। उससे बचने के लिए, उससे डर से हम लोग यहां पर उद्भिद शब्द यह याग का नाम मानेंगे। लगे जी, वही इसी का विचार करना है। देखिए, तत्र उद्भिदा यजेत पशु काम मिला, उद्भिदा यजेत पशु काम मूल वाक्य है। इत्यत्र इस स्थल पर उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वम मत्वर्थ लक्षणावया, उद्भिद शब्द से याग नामधेयत्वम, उद्भिद शब्द यह क्या, याग का नाम है। बोलेंगे क्यों, मत्वर्थ लक्षणावया, नहीं तो क्या करना पड़ेगी, मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगी, ठीक है।
एक वाक्य लिखिए मत्वर्थ लक्षणा भयात के ऊपर, मतलब इसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। लिखते हैं यदि उद्भिद शब्दस्य नाम समर्पकत्वं न स्यात्, उद्भिद शब्दस्य नाम समर्पकत्वं न स्यात्, अर्थात उद्भिद शब्दः यागस्य नाम न स्यात्, यागस्य नाम न स्यात्। तर्हि विधिवाक्ये मत्वर्थ लक्षणा दोष स्यात्, विधिवाक्ये मत्वर्थ लक्षणा दोष स्यात्, अर्धविराम। तद्भयात् नामत्वम् अंगीक्रियते, नामत्वम् अंगीक्रियते इति भावः। वह अर्थ देखिए भाई, यदि उद्भिद शब्दस्य नाम समर्पकत्वं न स्यात्, नाम का समर्पक कौन नहीं है? कौन? उद्भिद शब्द। अर्थात उद्भिद यह शब्द याग का यदि नाम नहीं मानेंगे तब तर्हि विधिवाक्य कौन? उद्भिदा यजेत पशुकामा, विधिवाक्य मत्वर्थ लक्षणा दोष स्यात्, मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगी, दोष आएगा। तद भया, उसके डर से नामत्वम अंगीक्रियते, उद्भिद याग का नाम है ऐसा अंगीकार किया जाता है। लगा? यदि उद्भिद याग का नाम नहीं समझेंगे तो क्या दोष? मत्वर्थ लक्षणा। अब कैसी, इसको भी समझना पड़ेगा ना। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, उद्भिद याग का नहीं है, क्या नहीं है? नाम नहीं है। तब क्या करना पड़ेगी? मत्वर्थ। वो कैसी करना पड़ेगी, कैसी होगी, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। देखिए पंक्ति मूल में, तत्र उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वं मत्वर्थ लक्षणा भयात्, मिला ना? पंक्ति देखिए, तथा ही, मतलब इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तथा ही न तावत् अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम, अर्धविराम, तम प्रति च गुण विधानम युज्यते। क्यों? वाक्य भेदापत्ते है। मिला? अब देखिए प्रक्रिया दिखा रहे हैं। तथा ही न तावत, न का अन्वय बाद में करेंगे आगे। तो तावत आदौ अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन, हाँ, उद्भिदा यजेत पशुकाम, अनेन वाक्येन। किसका विधान है और किसका विधान नहीं है, इसको थोड़ा समझना है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, तावत अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम, फलम प्रति, फल कौन? पशुरूप फलम प्रति, पशुरूप फल के लिए याग का विधान है ना, एक बात। और उस याग के लिए गुण का विधान। गुण कौन? उद्भिद। गुण नहीं है, पर उद्भिद यदि याग का नाम नहीं मानेंगे, और उद्भिद शब्द का तो उल्लेख वाक्य में है, उसकी कुछ तो संगति लगाना पड़ेगी ना, यदि वो नाम नहीं है तो, है कि नहीं? और वाक्य क्या है मूल में? उद्भिदा यजेत पशुकाम, तो पशुकाम ये तो हुआ फल, और उस फल के लिए साधन कौन? याग। फिर उद्भिद का क्या? तो बोलेंगे उस याग के लिए साधन उद्भिद, गुण, उसको गुण कर समझेंगे, है कि नहीं? तब दोनों की संगति लग गई ना, तो बोलेंगे ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये होगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है? वाक्य भेद।
वाक्य तो एक ही है, कौन सा? उद्भिदा यजेत पशु। फिर दो वाक्य बन जाएंगे, यहाँ आवृत्ति हो जाएगी क्रिया की, क्रियापद की, तो क्या हो जाएगा? वाक्य भेद। और वाक्य भेद जहां आता है वहां पर कितने दोष बताए? 8 दोष बताए। वाक्य भेद नहीं आना चाहिए। लगा कि नहीं पंक्ति? तो कैसा वाक्य भेद होगा? तो उसको पहले देखिए कि पंक्ति लिख रहे हैं, तथा ही न का अन्वय बाद में करेंगे, तावत अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम न, किंतु न का अन्वय यहाँ भी नहीं करेंगे, किंतु यहाँ भी न लगता है, ठीक? याग विधानम और तम प्रति यागम प्रति, बराबर, यागम प्रति च गुण विधानम युज्यते न युज्यते, न का अन्वय इधर होता है। लग गया जी? न युज्यते बोलेंगे क्यों? तो दोष बताया आगे, वाक्य भेदापत्य। क्या होगा? वाक्य भेद होगा। बात लग रही? कैसा होगा? थोड़ा लिखते हैं हम लोग। फलम प्रति न याग विधानम, फलम प्रति न याग विधानम, अर्धविराम। उद्भिद शब्दस्य अनर्थक्यापत्तेः, उद्भिद शब्दस्य अनर्थक्यापत्तेः पूर्ण विराम। अतः उद्भिद शब्दस्य कौंस में लिखिए, उत ऊर्ध्वम भिद्यते भूमि अनेन इति उद्भिद। बराबर वृक्षादय खनित्रादय। हो गया ना? क्या लिखा? उत मतलब ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर, भिद्यते भूमि अनेन इति उद्भिद। कौन? वृक्षादय लिखा है कि नहीं? एक बात हो गई। उद्भिद्यते भूमि अनेन इति उद्भिद, दूसरा अर्थ खनित्र भी होगा, है कि नहीं? खोदी जाती है भूमि जिससे। लिखा नहीं इतना? इति व्युत्पत्त्या, वहीं पर लिखिए, इति व्युत्पत्त्या देना उद्भिद शब्देन खनित्रादिकम गुणम गृहीत्वा, कंस बंद। ठीक है जी? तो बीच में उद्भिद शब्द की उत्पत्ति दिखा दी, है कि नहीं? तो उस प्रकार की उत्पत्ति करके अर्थ क्या निकला? खनित्रादि गुण है वो, बराबर जी? अब देखिए मूल पंक्ति, मूल मतलब जो टिप्पणी लिखी है शुरू से, फलम प्रति न याग विधानम, है कि नहीं? क्या जी? फलम प्रति न याग विधानम। क्यों? ये टिप्पणी पूरी नहीं हुई, लिखना कंस पूरा हुआ ना, आगे लिखिए। फिर कंस पूरा हुआ तो उसके आगे लिखिए, गुण समर्पकत्वम अंगीकृत्य,
गुण समर्पकत्वम अंगीकृत्य केवलम यागम प्रति गुणस्य विधानं क्रियते। गुणस्य विधानं क्रियते चेत तदा फलपदस्य अनर्थक्यं स्यात्। पूर्ण विराम। अतः उभय विधानम अंगीकरणीयम। उद्धरण चिन्ह में उद्भिदा गुणेन यागम भावयेत। उद्भिदा गुणेन यागम भावयेत। अर्धविराम। यागेन च फलम भावयेत। उद्धरण चिन्ह बंद। इति तदातु भवति वाक्य भेद। सह च दोष। हो गया। अर्थ देखिए भाई, आप क्या क्या लिखा है। वाक्य क्या है उसको भूलना नहीं। वाक्य क्या है जी? उद्भिदा यजेत पशु का। या किसका विधान है, कैसा है, ये समझना है। तो फलम प्रति न याग विधानम, फल के लिए याग का विधान मानेंगे तो क्या आपत्ति? उद्भिद शब्द से अनर्थक क्या आपत्ति है? उद्भिदा यजेत पशु कम, यजेत मतलब याग, और फल क्या हुआ? पशु फल। तो पशु फल के लिए याग का विधान मानेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। कौन? उद्भिद शब्द। मिल रहा है कि नहीं? बोलते जाओ भाई। तो फलम प्रति न याग विधानम, क्यों? उद्भिद शब्द से अनर्थक क्या आपत्ति। अतः फिर क्या करेंगे? उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व अंगीकृत्य। उद्भिद शब्द को क्या करेंगे? गुणवाचक मानेंगे। बोलेंगे उद्भिद शब्द गुणवाचक कैसा मानेंगे? तो व्युत्पत्ति के बल पर। कौन उसमें व्युत्पत्ति लिख के दिया है, तो उस व्युत्पत्ति के बल पर उद्भिद शब्द का अर्थ हो जाता है क्या? खनित्र, पावड़ा, है कि नहीं? तो फिर देखिए, उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व अंगीकृत्य, मतलब उद्भिद शब्द का गुण ऐसा अर्थ लेकर केवल यागम प्रति गुण से विधानम ऐसा मानो। फिर पहली बात तो नहीं मान रहे। पहली बात कौन सी? फल के उद्देश्य से याग का विधान मानेंगे तो उद्भिद पद व्यर्थ हो जाता है। उद्भिद पद व्यर्थ न हो इसलिए अब ऐसा करेंगे कि याग के लिए उद्भिद गुण का विधान मानेंगे केवल। किसके लिए? याग के लिए गुण का विधान। कौन गुण? उद्भिद नाम का गुण, फावड़ा आदि, उसका विधान मानेंगे। तो बोलेंगे ऐसा भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा फिर? फलवाचक पद, पशु काम, ये पद व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब केवल गुण परक मानेंगे, गुण विधि मानेंगे तो क्या इधर क्या हो रहा है? फलवाचक पद व्यर्थ हो रहा है। और फल के उद्देश्य से केवल याग का विधान मानेंगे तो उद्भिद पद व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? जबकि उद्भिद पद भी आया है और फल पद भी आया है, तब क्या करना पड़ेगा भाई? प्रश्न हुआ कि नहीं? देखिए फिर, उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व अंगीकृत्य केवलम यागम प्रति, केवल याग के लिए गुणस्य विधानम क्रियते चेत, गुण का विधान मानेंगे तो तदा फल पदस्य अनर्थक्यम स्यात्। फल पद कौन सा? पशु का। वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? याग के उद्देश्य से केवल गुण का विधान मानेंगे तो फल पद व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? फल पद व्यर्थ न हो इसलिए कदाचित ऐसा करेंगे, उस फल के लिए याग का विधान मानेंगे तब तो उद्भिद शब्द व्यर्थ हो रहा है। बात पता चली? चलिए आगे। अनर्थक्यम स्यात् अतः उभय विधानम अंगीकरणीयम, इसलिए दोनों का विधान मानना पड़ेगा। दोनों का, किसका? उद्भिद का भी और फल का भी, है कि नहीं? फल भी और उद्भिद
या उद्भिद भी, दोनों का संबंध जोड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? अतः उभय विधानम, दोनों का विधान मानना पड़ेगा, अंगीकरणीयम। तब क्या वाक्य बनेगा फिर? उद्भिदा गुणेन यागम भावयते, वाक्य बन गया। उद्भिद गुण से याग करो, और यागेन च फलम भावयत, फिर याग से क्या करो? फल की सिद्धि करो। तो दो वाक्य बने कि नहीं? तो क्या हुआ? वाक्य भेद। इति तदा तु भवति वाक्य भेद सच दोष। और वाक्य भेद क्या है जी? दोष है। ठीक है ना जी। अब दोष, वाक्य भेद दोष क्यों आ रहा है? उद्भिद नहीं, वो तो बात आगे की है, किंतु यहाँ पर वाक्य भेद दोष क्यों आ रहा है? उद्भिद यह पद याग का नाम नहीं माना, गुणवाचक माना। तब क्या हो रहा है? वाक्य भेद। लग रहा है कि नहीं? पंक्ति देखिए, तथा ही मिला ना, न तावत, न कान्वय बाद में, अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम, फल के लिए याग का विधान मानेंगे नहीं है ऐसा। यदि मानेंगे तो क्या व्यर्थ हो रहा है? हाँ तो ध्यान दीजिए ना, आप लोग बोर हो गए क्या? नहीं। तो फिर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पंक्ति देखिए, मूल में अभी पंक्ति पर लक्ष्य दीजिए। तथा ही न तावत, न कान्वय बाद में, तावत अनेन वाक्येन, इतना समझ में आया? कौन सा वाक्य? ये तो पशु काम, अन्य फलम प्रति, फलम प्रति, हाँ पशुरूप फलम प्रति याग विधानम, याग का विधान मानेंगे तो, फल के लिए याग का विधान मानेंगे तो क्या व्यर्थ होगा? उद्भिद शब्द। अच्छा, तम प्रति यागम प्रति गुण का विधान मानेंगे, उद्भिद नाम गुण का विधान मानेंगे, तब पशु फल का वो क्या हो जाता है? इसलिए ऐसा अलग अलग मान नहीं सकते। तब क्या करना पड़ेगा? दोनों का विधान मानना पड़ेगा, पशु रूप फल का भी और उद्भिद रूप गुण का भी। अब दोनों का विधान मानेंगे तब क्या? तब आगे देखिए, वाक्य भेद आपत्ति है, एक एक मान नहीं सकते, दोनों का मानना पड़ेगा, और दोनों को मानेंगे तो वाक्य भेद। समझ में आया? किंतु वाक्य भेद तो दोष है, वो दोष नहीं आना चाहिए। अब वाक्य भेद रूप जो दोष, उससे बचने के लिए क्या की जाती है जी? मत्वर्थ लक्षण। जैसे वहां पर भी आया था ना, क्या? सोमवता यागेन भावयत, इष्टम भावयत। वहां पर भी मत्वर्थ लक्षण नहीं की तो क्या हो रहा था? वाक्य भेद। सोमेन यागम भावयत, यागेन इष्टम भावयत, तो वाक्य भेद हो रहा था। वो वाक्य भेद न हो इसलिए वहां पर भी मत्वर्थ लक्षण की थी। सोमवता वता मत्वर्थ लक्षण, सोमवता यागेन इष्टम। उस प्रकार यहां पर भी क्या हो रहा है जी? वाक्य भेद। किस प्रकार का वाक्य भेद? वाक्य भेद का स्वरूप क्या है? उद्भिदा गुणेन यागम भावयेत, और यागेन फलम भावयेत। वाक्य भेद हो रहा है, और वाक्य भेद तो नहीं आना, तो वाक्य भेद न आवी इसलिए क्या करना पड़ेगी? मध्वर्त लक्षणा करना पड़ेगी। ठीक है ना? आगे की पंक्ति देखिए, मूल में उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे मिला। तो उद्भिद शब्द से क्या मानेंगे? गुण। उद्भिद शब्द का अर्थ क्या करेंगे? गुण। गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्, तो याग तो प्राप्त है नहीं अन्य वाक्य से। समझ लीजिए, उद्भिद, ध्यान दीजिए, उद्भिदा यजेत पशु काम। उद्भिद शब्द से क्या मानेंगे? गुण, है कि नहीं? तो ये गुण विधि मान लेंगे इसको, ऐसा कोई बोलेगा। ठीक है ना? किंतु बोल रहे कि गुण विधि नहीं कर सकते। क्यों? गुण विधि वहां होती है जहां पर अन्य प्रमाण से याग प्राप्त रहता है। क्या? अन्य प्रमाण से याग प्राप्त रहता है, उसके लिए गुण का विधान होता है। जैसे उदाहरणार्थ अग्निहोत्रम जूया, इससे अग्निहोत्र नाम का याग प्राप्त है, तब जाकर ददना ज्योति से गुण का विधान है कि नहीं? गुण का विधान कब होता है? अन्य प्रमाण से याग प्राप्त रहता है तब। और अन्य प्रमाण से याग का प्राप्ति नहीं है तो स्वतंत्र केवल गुण का विधान, किसके लिए गुण का विधान नहीं कर सकते ना? तो फिर क्या करना पड़ता है? ऐसे समय पर गुण का विधान तो मानना है, और अन्य प्रमाण से याग तो प्राप्त नहीं है, तब क्या करना पड़ता है? तो गुण विशिष्ट कर्म का विधान मानना पड़ता है। ऐसे समय पर किसका जी? गुण विशिष्ट कर्म का विधान मानना पड़ता है कि नहीं? और तब तो क्या हो जाता है? दोष आ जाता है। देखिए पंक्ति पुनः, उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे मिला। क्या अर्थ हुआ इसका?
उद्भिद शब्द का अर्थ गुण मानकर यहां पर गुण विधि मानेंगे तो उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्, याग भी तो प्राप्त नहीं है अन्य प्रमाण से, तो उसका भी तो विधान मानना पड़ेगा, नहीं तो गुण किसके लिए प्रश्न आएगा। तो यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्, यहां पर एक वाक्य यत्र कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम, यत्र कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन, तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधीयते, गुणमात्रं विधीयते पूर्ण विराम। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः अनेन प्राप्त कर्म उद्देशेन, प्राप्त कर्म उद्देशेन दध्ना जुहोति, अनेन दध्ना जुहोति अनेन गुण विधानम क्रियते, गुण विधानम क्रियते पूर्ण विराम। तथा अत्र, तथा अत्र यागादि कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम नास्ति, यागादि कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम नास्ति पूर्ण विराम। येन, येन उद्भिद शब्दस्य, उद्भिद शब्दस्य व्युत्पत्ति बलेन, व्युत्पत्ति बलेन खनित्रादिकम, खनित्रादिकम गुणपरकम अर्थम कृत्वा, गुणपरकम अर्थम कृत्वा उद्भिदायजेत पशुकामः, उद्भिदायजेत पशुकामः इति गुणविधिः संभवेत्, इति गुणविधिः संभवेत्। हो गया अर्थ देखिए भाई, आज नंबर किसका है? विकास का बार के ना, ठीक है। अर्थ देखिए जो टिप्पणी लिखी है, यत्र कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम, जहां कर्म अन्य प्रमाण से प्राप्त रहता है, ध्यान दीजिए। तत्र पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति देखते हुए, तत्र तद उद्देश्येन, है कि नहीं, उस कर्म के उद्देश्य से गुण मात्र विधीयते, गुण का विधान किया जाता है। उदाहरण दिया, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, इससे क्या प्राप्त है? कर्म। अनेन प्राप्त कर्म, उस प्राप्त कर्म के उद्देश्य से दध्ना जुहोति अनेन गुण विधानम, तो अर्थ क्या निकला? गुण विधान कब होता है जी? अन्य प्रमाण के द्वारा कर्म प्राप्त रहता है तब। तथा अत्र, यहाँ पर यागादि कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम, उद्भिद पद से यदि गुण मानेंगे, गुण विधि मानेंगे इसको, तो अन्य प्रमाण से क्या चाहिए? कर्म प्राप्त चाहिए यागादि, किंतु वो तो है नहीं है। अत्र यागादि कर्म प्रमाणांतरेण प्राप्तम नास्ति, ये न, जिससे कि उद्भिद शब्दस्य, पंक्ति देखते हुए, ये न उद्भिद शब्दस्य व्युत्पत्ति बलेन, व्युत्पत्ति किया था ना हम लोगों ने, व्युत्पत्ति बलेन खनित्रादिकम गुणपरकम अर्थम कृत्वा, खनित्रादिक गुणपरक अर्थ करके उद्भिदाय पशु काम इति गुण विधि संभवेत, गुण विधि की संभावना हो जाए, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? इसको गुण विधि क्यों नहीं मान सकते? बोलो भाई, उद्भिदाय पशु काम, इसको गुण विधि क्यों नहीं मान सकते? पहले से अन्य प्रमाणों से कर्म प्राप्त, यदि अन्य प्रमाण से कर्म प्राप्त रहता तो इसको गुण विधि मान सकते। तो भी यदि मानना ही होगा तब क्या करना पड़ेगा? नहीं,
तब गुण विशिष्ट कर्म विधि मानना पड़ेगा, केवल गुण विधि मान नहीं सकते, है कि नहीं? केवल गुण विधि कब होती है? जब अन्य प्रमाण से कर्म प्राप्त रहता है या अन्य प्रमाण से कर्म प्राप्त नहीं है, इसलिए केवल गुण विधि हो नहीं। इसका मतलब यहाँ पर गुण का भी विधान मानना पड़ेगा और याग आदि कर्म का भी विधान मानना पड़ेगा। अब दोनों को विधान मानना पड़ेगा तो विशिष्ट का विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट का विधान होगा। बात समझ में आ रही ना? पंक्ति देखिए मूल में अभी उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे मिला च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्, है कि नहीं? याग तो अन्य प्रमाण से प्राप्त, इसलिए केवल गुण विधि हो नहीं और मानना तो है तब गुण विशिष्ट कर्म विधान वाच्यम। तो कैसी मानना पड़ेगी? गुण विशिष्ट कर्म का विधान मानना पड़ेगा, ठीक है ना? तब क्या होगा तो बताते बाद में, पहले इस पर और एक वाक्य लिखिए गुण विशिष्ट कर्म विधानों के ऊपर। प्रमाणांतरेण याग प्राप्त चेत, प्रमाणांतरेण याग प्राप्त चेत, उद्धरण चिन्ह में उद्भिदा यजेत पशु काम, उद्भिदा यजेत पशु काम, उद्धरण चिन्ह बन एष गुण विधि, एष गुण विधि वक्तुम शक्येत, वक्तुम शक्येत अर्धविराम किंतु नास्ति तथा, किंतु नास्ति तथा, अतः उभय विधानम मन्यते चेत, अतः उभय विधानम मन्यते चेत भवति वाक्य भेद दोषः, भवति वाक्य भेद दोषः, पूर्ण विराम। तन्निवारणाय, तन्निवारणाय मत्वर्थ लक्षणा, मत्वर्थ लक्षणा कौंस में लिखिए उद्भिद्वता यागेन पशुं भावयेत्, उद्भिद्वता यागेन पशुं भावयेत्, कौंस बंद, करणीया भवति, करणीया भवति, पूर्ण विराम। किंतु लक्षणा अपि दोषः, लक्षणा अपि दोषः, पूर्ण विराम। अतः न मत्वर्थ लक्षणा अपि, अतः न मत्वर्थ लक्षणा अपि अंगीकरणीया, अंगीकरणीया, पूर्ण विराम। अतः उद्भिद न गुणः, उद्भिद न गुणः, किंतु किंतु लक्षणा भयात्, लक्षणा भयात् उद्भिद इति याग नाम ध्येयम्, उद्भिद इति याग नाम ध्येयम्, बराबर उद्भिद नामकेन यागेन, उद्भिद नामकेन यागेन पशुं भावयेत्, पशुं भावयेत् इति वाक्यार्थः। हो गया जी? चलिए थोड़ा समझ लेते, टिप्पणी को पढ़ते हैं। प्रमाणांतरेण याग प्राप्त चेत, लगा जी? अन्य प्रमाण से यदि याग प्राप्त रहता है तो उद्भिदा यजेत पशु काम एष गुण विधि वक्तुम शक्येत, तब तो इसको गुण विधि मान सकते हैं। अन्य प्रमाण से याग प्राप्त रहता है तो, किंतु नास्ति तथा,
नास्ति तथा मतलब अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण से याग प्राप्त अतः उभय विधान मन्यते चेत, तब तो उभय विधान मानना पड़ेगा, दोनों का विधान, गुण का भी और याग का भी। और उभय का विधान मानेंगे तो दोष दिया था अभी ऊपर मूल में, क्या वाक्य भेद। उभय विधान मन्यते चेत भवति वाक्य भेद, तो वाक्य भेद है कि नहीं। केवल गुण विधि मान नहीं सकते, है कि नहीं। केवल गुण विधि मानेंगे तो क्यों नहीं मान सकते, नहीं पहले से वहां पर विधान। शाबाश, केवल गुण विधि क्यों नहीं मान सकते, अन्य प्रमाण से याग की प्राप्ति नहीं है। ध्यान दीजिए। हाँ, अच्छा, केवल याग का विधान मानो, फिर पशु फल रूप फल के उद्देश्य से केवल याग का विधान मानो, तब क्या बताया था, शाबाश, उद्भिद शब्द व्यर्थ हो जाता है, लगा कि नहीं। फिर दोनों का विधान मानो, तब तो वाक्य भेद होता है। अब वाक्य भेद न आवे, इसलिए विशिष्ट का विधान मानना पड़ेगा, और विशिष्ट विधान मतलब मत्वर्थ लक्षणा करना पड़ेगी, और वो भी तो क्या है, दोष है। और ये सब जंजाल झंझट क्यों हो रही है, बस थोड़ी सी बात, उद्भिद को याग का नाम न मानने से। उसके अपेक्षा उद्भिद ये क्या याग का नाम है, तो सब बात खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं। पंक्ति देखिए अभी, किंतु नास्ति तथा, टिप्पणी में, अतः उभय विधान मन्यते चेत भवति वाक्य भेद दोष, लगा जी। तन्निवारणाय, तन्निवारणाय वाक्य भेद दोष निवारणाय, वाक्य भेद नाम का दोष न आवे इसलिए मत्वर्थ लक्षणा करणीया भवति, तब क्या करना पड़ेगा, मत्वर्थ लक्षणा अर्थात विशिष्ट का विधान मानना पड़ेगा। कैसी होगी फिर मत्वर्थ लक्षणा, कौन में दिया है, उद्भिदवता यागेन पशुम भावय, उद्भिद वाला जो याग, जैसे सोमवता यागेन आया था कि नहीं, उस प्रकार। किंतु लक्षणापि दोष, मत्वर्थ लक्षण तो हो जाएगी, किंतु लक्षणा भी क्या है, दोष है कि नहीं। अतः न मत्वर्थ लक्षणापि अंगीकरणीय, यदि संभव ही नहीं है तब तो मतवर्त लक्षण मानना पड़ेगी, जैसे वहां पर मानी थी सोमवता यागेन इष्टम, किंतु जहां पर यदि अन्य पर्याय है तो वहां पर लक्षणा नहीं माननी चाहिए। समझ में आया कि नहीं, वही लिखा, अतः न मतवर्त लक्षणापि अंगीकरणीय, अतः उद्भिद न गुण, उद्भिद ये कोई गुण नहीं है, किंतु क्या लक्षणा भया, मतवर्त लक्षणा करना पड़ेगी, नाम नहीं मानेंगे तो, इसलिए मतवर्त लक्षणा भया उद्भिद इति याग नाम है। उद्भिद ये क्या है, याग का नाम है। फिर याग का नाम मानेंगे तो वाक्य बोध कैसा होगा, तो उद्भिद नाम के न, मूल वाक्य क्या है, विदा यजेत पशु, उसका वाक्य बोध शब्द बोध क्या होगा, उद्भिद नाम के न यागे न पशु, उद्भिद नाम वाला जो याग उससे पशु की सिद्धि करो, पशु की भावना करो। होगा कि नहीं, संगति लग गई सब। कब उद्भिद इसको नाम मानेंगे तब, और नाम नहीं मानेंगे तो दोष, मतवर्थ लक्षणा करना पड़ती है, और लक्षण तो दोष है, क्योंकि मतवर्थ लक्षण नहीं करेंगे तो वाक्य भेद, और वाक्य भेद आता है, बहुत सारे दोष आता है कि नहीं, ये सब बताया अभी तक, ठीक है ना जी। उद्भिद नाम के न यागे न पशु भावे रीति वाक्यार्थ हुआ। मूल में चलिए, उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे मिला, पंक्ति मिली, उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम, गुण विशिष्ट कर्म का विधान मानना, और उसके लिए क्या करना पड़ती फिर मतवर्थ लक्षणा, और लक्षणा भी क्या है, दोष है। इसलिए इस सब झंझट से बचने के लिए क्या, उद्भिद ये याग का वही है। और यदि मतवर्थ लक्षणा करेंगे, विशिष्ट का विधान मानेंगे तो वाक्य बोध क्या होता है, वो दिया है मूल में, उद्भिदवता यागेन पशुम भावयेत इति, विशिष्ट विधौ, ऐसा विशिष्ट विधि में मानेंगे तो मतवर्थ लक्षणा करना पड़ी इति, है ना। विशिष्ट विधि जहां भी करनी होती है वहां मतवर्थ लक्षणा करनी होती है। इस बात की चर्चा पीछे भी हो चुकी है। तो विशिष्ट विधौ, विशिष्ट विधि में मतवर्थ लक्षणा इति उक्तम एव, इस पर एक वाक्य, सोमेन यजेत इति, सोमेन यजत इति
वाक्य चर्चावसरे उक्तम। सोमेन यजेत इति वाक्य चर्चावसरे उक्तम। हो गया। सोमेन यजत इस वाक्य की चर्चा जहां पर की थी पीछे, वहां पर इस बात को बताया है। किस बात को बताया है जी? विशिष्ट विधि हो तो वहां पर मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ती है। तो यहां पर भी यदि उद्भिद नाम नहीं मानेंगे तो विशिष्ट का विधान मानना पड़ेगा, और विशिष्ट विधान मानेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा, और लक्षणा दोष है। इसीलिए सरल सरल इस प्रकार का दोष न आवे, मतवर्त लक्षणा न करनी पड़े, इसीलिए उद्भिद यह याग का क्या है? हो गया ना। तो नामधेय बताने के लिए 4 कारण बताए थे। नामधेय रखने के लिए नाम ये नाम है ऐसा निर्णय करने के लिए 4 निमित्त बताए थे। कौन कौन? मत्वर्थ लक्षण भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्य शास्त्रात, तद्वेपदेशा। तो उसमें से पहले का विचार हुआ कौन सा? मत्वर्थ लक्षण। हो गया। आगे का विचार बंद करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।